जय हिंद बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र 11वीं कक्षा पाठ 12 कार्बनिक यौगिक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कार्बनिक रसायन पाठ 12, इसमें आप कार्बन और उससे संबंधित कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपकी जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के अन्य यौगिक का अध्ययन करेंगे इस पाठ में। लेवोशियर के अनुसार समस्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन मुख्यतः उपस्थित होते हैं। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक वोलर ने 1928 में दिया। उस कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, जिसका कि सूत्र है NH2CONH2, जो कि उन्होंने प्रयोगशाला में निर्मित किया था। तो बच्चों, मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, किस तत्व को कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है? इस प्रश्न के बारे में आप सोचिए। आइए अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक की परिभाषा। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न होते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। यहाँ मैंने आपको हाइड्रोकार्बन कहा, तो हाइड्रोकार्बन मतलब जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, उसे अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि इसमें मुख्यतः जो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें कार्बन को और कार्बन से संबंधित यौगिकों को लिया गया है। तो हमने कार्बन को ही क्यों लिया है? आइए इसके बारे में देखते हैं कि कार्बन परमाणु में ऐसे क्या गुण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन को ही चुना। तो पहला तो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स चतुसंयोजकता। यदि हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका द्रव्यमान 12 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। या फिर इसको हम शेल के रूप में देखें, ऑर्बिट के रूप में देखें तो 2, 4, यानी आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 4, जिसको हम लुईस संरचना के अनुसार बता सकते हैं। लुईस संरचना यानी आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें कार्बन के चारों तरफ हम एक एक बिंदु बता देते हैं, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 4 वैलेंसी, 4 संयोजकता को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है। श्रृंखला यानी कैटिनेशन। कैटिनेशन या श्रृंखला का मतलब ये है कि ये एक के बाद एक कार्बन अपने साथ जोड़ता जाता है, यानी आपको यहाँ पे एक लंबी कार्बन चेन मिलती है। एक तो सीधी श्रृंखला और एक शाखित यानी स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन जैसे कि इस तरीके से है, जिसमें कार्बन के साथ लगातार कार्बन जुड़ते जा रहे हैं, और शाखा में देखिए कि कार्बन चेन के नीचे हमने एक और कार्बन जोड़ दिया। तो ये किस चीज़ का हो गया? कार्बन का निर्माण, कार्बन ब्रांच चेन का निर्माण हो गया। इसी तरीके से हम वलय रूप में भी प्राप्त करते हैं। वलय रूप जैसे कि 3 कार्बन को हमने इस तरीके से लिखा कि वो एक बंद वलय में प्राप्त हो जाए आपको, जैसे CH2, 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 इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो हमने देखा कि कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है, ठीक है, और उसमें श्रृंखला यानी कैटिनेशन का गुण होता है कि एक के बाद एक कार्बन उसमें जुड़ता जाता है। अब यदि हम इसी के अनुसार इसमें संकरण की बात करें, जो कि आपने पार्ट 4 में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अंतर्गत कार्बन और उनके यौगिकों में किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होता है? जैसे कार्बन के यौगिक S और P कक्षक सम्मिलित होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार का संकरण प्राप्त होता है, sp, sp2 और sp3। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर sp, sp2 और sp3 को किस तरीके से देखा जाए। जैसे sp3 संकरण, sp3 संकरण में एल्केन को यदि हम लेते हैं तो एल्केन में जैसे मान लीजिए हमने लिया मीथेन, जिन अणुओं में C सिंगल बंध होता है वो एल्केन कहलाते हैं, जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है।
यदि इनकी हम संरचना देखें तो कार्बन की 4 संयोजकता के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े रहते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन इन चारों संयोजकताओं को सिग्मा बॉन्ड से प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की है और इसमें जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री होता है। उसी तरीके से यदि हम sp2 संकरण में C डबल बॉन्ड C आबंधन यानी द्वि आबंधन प्राप्त होता है। इसमें उदाहरण में जैसे हम इथीन का लेते हैं तो इथीन में 2 कार्बन वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इन डबल बॉन्ड में क्योंकि कार्बन में px py ये दोनों ही आते हैं तो यहाँ पर जब px py ये आपस में जुड़ते हैं py के कक्षक तो वो पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो इथीन की संरचना में 2 पाई बंध और 4 सिग्मा बंध होते हैं। इसकी संरचना जो है त्रिकोणीय होती है और इसमें बंध कोण जो है 120 होता है। आइए अब देखते हैं sp संकरण। जिन अणुओं में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है यानी त्रिबंध पाया जाता है उसे हम sp संकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इथाइन यानी C ट्रिपल बॉन्ड C और इन दोनों कार्बन के पास साथ क्या जुड़े हुए हैं एक हाइड्रोजन। तो ये है sp संकरण। इसमें जो संरचना होती है वो रेखीय यानी लीनियर होती है और इसका जो बंध कोण होता है वो 180 होता है। आइए अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण या स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। निरूपण से मतलब कि आप कार्बन चेन को किन किन तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हो। तो इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कार्बन चेन को 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन। पहला तो है पूर्ण, दूसरा है संघनित और तीसरा है आबंधन रेखा। मतलब इन 3 तरीके से हम कार्बन चेन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पूर्ण में देखिए जैसे उदाहरण में आपको इथेन का उदाहरण दिख रहा है। इथेन में कार्बन कार्बन जो कि खुली श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आपको पूर्णतः दिख रहे हैं, पूरी संरचना दिख रही है आपको। यदि हम संघनन की बात करें तो संघनन में जैसे कि हमने ले लिया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में देखिए मैंने यहाँ पे कार्बन 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 तो जुड़े ही हुए हैं, उसके साथ OH जुड़ा हुआ है और कार्बन के ही साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं और उसी में नीचे की तरफ एक मेथिल ग्रुप जोड़ा हुआ है ना। इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अलग से बंध प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अब तीसरा देखिए आबंधन रेखा। आबंधन रेखा में जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में आपको OH का यौगिक दिया हुआ है। इसमें जो 2 रेखाएं एक साथ जुड़ रही है वहाँ पे CH2 है और जो 2 रेखाएं आखिरी में खुली हुई है वहाँ पे CH3 और CH3 जिसे कि हम आबंध रेखा कहते हैं। उसी तरीके से हम एक और देख सकते हैं साइक्लिक यौगिक। साइक्लिक यौगिक में जैसे मान लीजिए प्रोपेन। तो प्रोपेन में यदि हम प्रोपेन से इस तरीके से लिखे कि CH2 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 वो एक वलय के रूप में बंध जाए तो वो कहलाएगा साइक्लिक यौगिक या चक्रीय यौगिक, जिसका नाम हम कह सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। आइए देखते हैं अब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम अचक्रीय कहते हैं और क्लोज चेन को चक्रीय कहते हैं। फिर जो आपका क्लोज चेन है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मतलब समचक्रीय और हेट्रो मतलब विषम चक्रीय। अब आपका जो होमो कंपाउंड है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बेंजीनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। आइए अब इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अचक्रीय यानी एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड यानी जिसमें आपको कार्बन चेन की खुली श्रृंखला दिख रही है, जो कि आपको दो प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो सीधी मतलब जिसमें कार्बन के बाद कार्बन एक साथ जुड़ते जा रहे हैं, और एक शाखा में मतलब कार्बन की सीधी श्रृंखला के नीचे हमने एक और कार्बन
जोड़ दिया है, जो कि शाखा के रूप में, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखते हैं चक्रीय। चक्रीय मीन्स इन यौगिकों में केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं अर्थात कार्बन परमाणु से बनी होती है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें भी साइक्लोप्रोपेन में ये दो तरह के होते हैं, होमो और हेट्रो। अब होमो और हेट्रो जो है, तो होमो मीन्स एक समान और हेट्रो मीन्स जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा तत्व उपस्थित हो सकता है। अब ये जो होमोसाइक्लिक है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यौगिक मतलब जिसमें केवल कार्बन ही उपस्थित हो, जैसे साइक्लोप्रोपेन का उदाहरण जिसमें CH2 और CH2 केवल कार्बन ही उपस्थित है। अब यदि हम एरोमेटिक की बात करें तो इस यौगिक में केवल बेंजीन युक्त यौगिक रहते हैं। बेंजीन मीन्स जिसका सूत्र होता है C6H6, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, यानी उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार है कि आप देख रहे हैं कि बेंजीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित है और वो डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड में एक एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एरोमेटिक संरचना कहलाती है। होमो में आपने दो तरह की देखी, एक तो ये साइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब देखते हैं हेट्रो यानी विषम चक्रीय। हेट्रो में कार्बन तत्व के अलावा भी दूसरे तत्व उपस्थित होते हैं, जरूरी नहीं कि वो बेंजीन ही हो। उसमें जैसे मान लीजिए पायरोल में 4 कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और इस यौगिक का नाम है पायरोल, इसमें दो डबल बंध है। उसी तरीके से हम थायोपीन कह सकते हैं कि 4 कार्बन के साथ इसमें एक दूसरा तत्व यानी S जुड़ा हुआ है, तो इसमें कार्बन के अलावा हम दूसरा तत्व भी जोड़ सकते हैं, तो ये कैसा कहलाता है, विषम चक्रीय। आइए अब हम देखते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह मतलब कि वे यौगिक जो कि हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सूत्र में से यदि आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसकी प्रतिस्थापना किसी दूसरे समूह द्वारा कर देते हैं, वो जो दूसरा समूह है वो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में मैं आपको इथेनॉल का उदाहरण दे रही हूँ, जिससे मैंने कार्बन 2 लिए हैं, हाइड्रोजन की संख्या 5 है और उसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और वैसे इथेन का उदाहरण, इथेन का सूत्र होता है C2H6, तो C2 एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो C2H5 और उस हाइड्रोजन को हटाने की जगह मैंने उसमें एक समूह जोड़ दिया OH, तो OH यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको सारणी दिखा रही हूँ। इस सारणी में देखिए जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर, एमीन, एमिडो। इस सारणी में आपको क्रियात्मक समूह का संकेत दे रखा है और क्रियात्मक समूह के आखिरी में क्या लिखते हैं वो भी बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए क्रियात्मक समूह के उदाहरण के लिए हम इथेनॉल का ही उदाहरण लेते हैं। मैंने आपको इथेनॉल में 2 कार्बन बताया, 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन और एक OH। तो जैसे हम अल्कोहल को देखते हैं क्रियात्मक समूह को, तो अल्कोहल को हम OH से प्रदर्शित करते हैं और जब हम उसका नामकरण करते हैं तो नामकरण करते समय उसमें आखिरी में हम ऑल जोड़ देते हैं। तो इस उदाहरण को, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इथेनॉल, ठीक है। तो ये था क्रियात्मक समूह। इसमें बाकी भी क्रियात्मक समूह बच्चों आपको ये अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे, इनके संकेत और इनके आखिरी में क्या जोड़ा जाता है जिससे कि आप किसी यौगिक का नाम दे सके। आइए अब देखते हैं सजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज। कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत अधिक होती है। इन यौगिकों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए कई परिवार को विभाजित किया गया है और उसी को हम सजातीय श्रेणी यानी होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। सजातीय श्रेणी सभी सदस्यों को समान रूप सूत्र समान होते हैं। समानता सूत्र CnH2n+1 और OH। यहाँ हमने अल्कोहल लिया इसलिए OH लिख दिया। यदि हम एल्डिहाइड लेते तो CnH2n+1 CHO। यहाँ पर N जो है वो 1, 2, 3 या इससे आदि को भी दर्शा रहा है। जैसे हम अल्कोहल का उदाहरण लेते हैं तो कुछ सदस्य इस प्रकार हो गए अल्कोहल के,
मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH। तो ये कैसे होगा, ये सजातीय श्रेणी होगा कि हम अल्कोहल में ही अलग अलग हाइड्रोकार्बन को ऐड करके अलग अलग सूत्र बना रहे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इन्हें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो कॉमन सिस्टम और दूसरा होता IUPAC। कॉमन सिस्टम यानी सामान्य पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन नेम है, एक्चुअल नेम है, जैसे कि हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सामान्य नाम वुड स्पिरिट है। क्यों वुड स्पिरिट है? क्योंकि इसको हमने काष्ठ के भंजक आसवन से प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम हमने वुड स्पिरिट लग दिया, मतलब लकड़ी से प्राप्त किया। अब उसी तरीके से जैसे एक और नाम ले लीजिए फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड नाम कैसे पड़ा? फॉर्मिक एसिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये लाल चींटियों से प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम फॉर्मिकस के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा। तो ये कॉमन हो गया। अब यदि हम इसका दूसरा नाम लेते हैं IUPAC नाम, जैसे मैंने आपसे कहा मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH है। तो इसमें OH अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, तो इस हिसाब से इसका नाम जो IUPAC नेमिंग की हम बात करें तो इसका नाम इथेनॉल होना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको फॉर्मिक का बताया कि फॉर्मिक का ये सामान्य पद्धति है, कॉमन नेम है। अब इसका यदि हम IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम जैसे आपने सारणी में देखा था कि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लास्ट में हम ओइक जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक। तो अब देखते हैं IUPAC पद्धति क्या है। ये दूसरा IUPAC पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। ये कार्बनिक यौगिकों के नाम को किस तरीके से लिखेंगे इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी देता है। तो IUPAC नामकरण के लिए हमें IUPAC नामकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ड रूट यानी मूल शब्द, दूसरा है अनुलग्न यानी सफिक्स, और तीसरा है पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द यानी मुख्य श्रृंखला, प्रिंसिपल चेन। जैसे कार्बन परमाणु, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है वो मुख्य है, एक तरीके से कह सकते हैं हम बैकबोन या फिर स्केलेटन की बैकबोन। तो इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। ये मुख्य चेन या फिर मूल शब्द कहलाता वर्ड रूट। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कार्बन 1 तो उसे हम कहेंगे मेथ, कार्बन 2 उसे हम कहेंगे एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स। इसका पूरा नाम यदि हम लेते हैं जैसे CH4 तो CH4 हो गया मीथेन, C2H6 तो C2H6 हो गया इथेन। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, संयोजकता के आधार पर ही यदि हम इथेन की बात करें तो इथेन में एक कार्बन में 4 संयोजकता, तो जिसमें से एक संयोजकता तो दूसरे कार्बन से जुड़ जाती है और बची 3 संयोजकता, दोनों कार्बन की 3-3 संयोजकता, 3-3 हाइड्रोजन, यानी टोटल संख्या कितने हो गई? C2H6 जिसे हम कहते हैं इथेन। तो ये था मूल शब्द। अब आइए देखते हैं अनुलग्न यानी सफिक्स। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में बात करें। प्राइमरी में बच्चों इसमें जो है हम आबंधन के बारे में बात करेंगे कि कार्बन परमाणुओं के बीच में किस प्रकार का आबंधन है। हम 3 प्रकार का आबंधन पढ़ते हैं, सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध। जैसे मान लीजिए उदाहरण, प्रोपीन में CH3 सिंगल बंध, CH डबल बंध, CH2। तो इसमें देखिए कि आप CH जो दूसरे नंबर का कार्बन है और जो पहले नंबर का कार्बन है उसमें हाइड्रोजन की संख्या घट गई क्योंकि उसके स्थान पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे डबल बंध लगा दिया।
ठीक है, अब हम देखते हैं द्वितीयक, यानी सेकेंडरी। कार्बनिक अणुओं में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो ये प्रदर्शित करते हैं द्वितीयक अनुलग्न, जो आपने क्रियात्मक समूह चार्ट में देखे थे। जैसे मैं अल्कोहल का ही उदाहरण लेती हूँ, CH3CH2OH। तो यहाँ पर जो OH है वो अल्कोहल यानी सेकेंडरी अनुलग्न का कार्य कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं हम यहाँ पर पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। यह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला जो प्राथमिक होता है और दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक को देखते हैं, तो प्राथमिक में यहाँ पर साइक्लो यानी वलय के रूप में प्राप्त होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके से। और यदि द्वितीयक को देखते हैं तो द्वितीय मतलब आपने जो क्रियात्मक समूह की सारणी देखी थी उसमें से कुछ क्रियात्मक समूह, जैसे हैलोजन, नाइट्रो, ऑक्सी या फिर एनो समूह, ये सेकेंडरी मतलब मेन क्रियात्मक समूह में नहीं आते। इनको हम पूर्व लग्न यानी द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लेते हैं, तो जिनका नाम हम पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने IUPAC नामकरण करने के 3 शब्द देखे। पहला तो है आपका मूल शब्द यानी वर्ड रूट, दूसरा है आपका सफिक्स और तीसरा है आपका प्रीफिक्स। इन्हीं तीनों को लेके हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो बच्चों आइए अब देखते हैं कि एलिफेटिक यौगिकों में IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको मूल शब्द, प्रीफिक्स, सफिक्स यानी वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें द्वितीय पूर्व लग्न, फिर प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, इस क्रम के अनुसार हम करते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए, आपके पास उदाहरण है 3-नाइट्रो-ब्यूट-1-एमीन। तो इसमें देखिए, इसमें हमने किसे मूल शब्द लिया है, किसे प्रीफिक्स लिया है, किसे सफिक्स लिया है। तो इसमें देखिए, जैसे हमने द्वितीय पूर्व लग्न, द्वितीय पूर्व लग्न में हम इसमें NO2 को मान रहे हैं। फिर प्राथमिक तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि प्राथमिक को हमने क्या कहा था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मूल शब्द, तो मूल शब्द में देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी संख्या है, तो कार्बन की यहाँ पर 4 संख्या है। फिर उसके बाद हम प्राथमिक पूर्व लग्न, तो प्राथमिक पूर्व लग्न में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन की 4 संख्या यानी ब्यूट, और प्राथमिक पूर्व लग्न में आ जाएगा एन यानी ब्यूटेन। आखिरी में सेकेंडरी सफिक्स यानी उसमें आ जाएगा आपका एमीन। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि नामकरण लिखने के कुछ नियम, कि नामकरण को हम किस तरीके से देते हैं एलिफेटिक यौगिकों में। तो एलिफेटिक यौगिकों में नामकरण लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। सबसे पहले जब भी हम नामकरण करते हैं किसी संरचना की, तो उसमें सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट में हमने कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, तो हम नंबरिंग डालेंगे। तो नंबरिंग डालते समय हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करें जहाँ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी पास पड़े, ठीक है। तीसरी बात कि यदि एक से ज़्यादा एल्किल समूह उपस्थित हो या क्रियात्मक समूह उपस्थित हो या द्विबंध त्रिबंध उपस्थित हो, तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे मान लीजिए किसी चेन में 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, अब उसको हम 2 मेथिल ग्रुप को 2-2 बार नहीं लिखेंगे, वो जिस कार्बन में होंगे उसको हम लिखेंगे, वो दोनों कार्बन की संख्या एक साथ लिख लेंगे और उसके बाद उस यौगिक का नाम लिख लेंगे, है ना। अब मान दीजिए कि यदि आपके पास एल्किल ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो, तो अब उनका नामकरण कैसे लिखेंगे। तो नामकरण के लिए हम वर्णमाला का उपयोग करेंगे। जैसे एक मेथिल है और दूसरा एथिल है, तो वर्णमाला के अनुसार हम पहले ई लिखेंगे कि एम लिखेंगे, पहले हम ई लिखेंगे, यानी पहले एथिल फिर मेथिल और फिर उस कार्बन चेन का नाम,
और यदि उसमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हम उसमें क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे। अब यदि इसमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी हम डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक। और ये भी यदि एक से ज़्यादा जगह जुड़े हुए हो तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा इनका उपयोग करेंगे। तो ये कुछ नियम है, इन नियमों का आप ध्यान में रखिए, तो इससे आपको नामकरण करने में आसानी हो। तो बच्चों, आपने एलिफेटिक यौगिकों में नामकरण पढ़ा। अब हम एरोमेटिक यौगिकों में नामकरण देखते हैं। एरोमेटिक यौगिक मतलब जो बेंजीन से युक्त है, जिसका सूत्र C6H6 होता है। एरोमा, एरोमा शब्द का मतलब सुगंध, ऐसे यौगिक है ना। तो इसमें एरोमेटिक यौगिकों में निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो यौगिक चक्रीय प्रकृति का होना चाहिए और इसमें एक या एक से अधिक पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इन्हें डबल बॉन्ड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये समतल होने चाहिए, ये अनुनाद को दर्शाते हैं। और तीसरा सबसे मुख्य लक्षण कि ये यौगिक एरोमेटिक ही है, ये हकल रूल पर आधारित है। हकल रूल जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे कहेंगे कि ये यौगिक एरोमेटिक है? तो इस नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि ये यौगिक एरोमेटिक है। जैसे कि अपना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n जो है वो 1, 2, 3 इस संख्या पर आधारित है। जैसे मान लीजिए बेंजीन, तो बेंजीन संरचना के लिए यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेंजीन की संरचना में 3 डबल बॉन्ड है और हर एक बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो ये सिद्ध करता है कि ये एरोमेटिक यौगिक है। इसी तरीके से हम नेप्थलीन का भी निकाल सकते हैं, जिसमें 2 एरोमेटिक यौगिक एक साथ, 2 बेंजीन एक साथ जुड़े हुए होते हैं और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो आपके एरोमेटिक होते हैं, यौगिक होते हैं, 2 तरह के होते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब जो चक्रीय हो और जो इसमें बेंजीन ग्रुप ही प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने आपको नेप्थलीन का उदाहरण दिया या बेंजीन का उदाहरण दिया। नॉन बेंजोइड मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो चक्रीय हो या उसमें कार्बन ही जुड़े हुए हों, उसमें कार्बन के अलावा दूसरे तत्व भी हो सकते हैं, जैसे कि पायरॉल। पायरॉल के चित्र में देखिए आप 4 कार्बन, उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसे हम पायरॉल कहते हैं। यानी इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरीके से थायोपीन, थायोपीन में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि हम इसके नामकरण की बात करें कि एरोमेटिक यौगिकों में आप नामकरण कैसे करेंगे, तो बेंजीन की संरचना में देखिए सबसे ऊपर की तरफ हम 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो गए। जो 2 वाला कार्बन है उस कार्बन को हम ऑर्थो कहते हैं, जो तीसरा कार्बन है उस कार्बन को हम मेटा कहते हैं, जो चौथा कार्बन है उस कार्बन को हम पैरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन में एक कार्बन पे CH3 लगा हुआ, 2 कार्बन पे CH3, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे हम? इसका नामकरण करते समय हम 1,2-डाइमेथिल बेंजीन ये नाम देंगे, है ना। अब यदि हम ऑर्थो मेटा पैरा के आधार पे करें तो ऑर्थो मेटा पैरा के आधार पे इसको हम कहेंगे ऑर्थोजाइलीन। अब आबंधन रेखा में अब IUPAC नेमिंग देखते हैं। आबंधन रेखा में हम सिंगल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास उदाहरण है। इस संरचना में देखिए किस तरीके से रेखा युक्त आपको संरचना दी गई है। उसमें CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसे कहेंगे हम ब्यूटीन। तो इस तरीके से हम आबंधन रेखा के बारे में आपने देखा। तो आपने 3 तरीके से IUPAC नेमिंग देखा, एक तो एलिफेटिक में, दूसरा एरोमेटिक में और तीसरा आबंधन रेखा में आप कैसे करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि किस तत्व को कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व माना गया है। तो कार्बन तत्व को कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व एक तरीके से बैकबोन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो कैटिनेशन शो करता है, मतलब श्रृंखला। फिर दूसरा वो चतुर संयोजकता को बताता है,
जिसमें 4 वैलेंसी, ताकि आसानी से दूसरे कार्बन उसके साथ जुड़ते जाए। तो आज के पार्ट से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को हल करिए। धन्यवाद।